हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नोबल प्रोफेशन। माई सेल्फ आसन, नर्सिंग ऑफिसर के जीवन में स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। काफ़ी सारे कमेंट मेरे पास आ रहे थे। जैसा कि आपको पता है कि यूपीपीएससी स्टाफ नर्स का जो मेन वाला एग्ज़ाम था वो हो चुका है 28 जुलाई को। क्वेश्चन पेपर आपने देख लिया होगा। पिछली बार के कंपैरिजन में इस बार का जो क्वेश्चन पेपर है वो समझ में भी आ रहा था और क्वेश्चन भी ऐसे थे कि आप अच्छे से उसको अटैम्प्ट कर पाएँ। पिछली बार के क्वेश्चन तो सब्जेक्ट से ही थे, पर क्वेश्चन थोड़े ऐसे थे कि आपको ईजिली उसको लिखना थोड़ा पॉसिबल नहीं हुआ होगा। इस बार का पेपर बहुत ही अच्छा आया और कैंडिडेट के एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे हुए हैं। क्वेश्चन पेपर को देख के बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि मैम कट ऑफ कितनी जाएगी। तो यहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत सारी वीडियोज़ तो मेरे चैनल पर अपलोड नहीं होती है, पर जो ज़रूरी होता है और जो मुझे टाइम मिलता है उसी के अकॉर्डिंग मैं कभी कभी वीडियो लेके आ जाती हूँ। तो यूपीपीएससी का पेपर आप देख रहे हैं, पुराने पैटर्न जो पहले एग्ज़ाम हुआ था उसी पैटर्न पे आया था। मॉडल पेपर भी मैंने दिया था। थोड़ी भी मॉडल पेपर से आपको हेल्प हुई होगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यहाँ पे देखिए कि मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन एनाटॉमी फिजियोलॉजी से भी पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे एक एनाटॉमी का क्वेश्चन आ चुका था। फिजियोलॉजी एनाटॉमी से ही क्वेश्चन ज़्यादातर यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में बताना था। फिर दूसरा वाला जो 5 नंबर में ही क्वेश्चन था, 5 नंबर के क्वेश्चन भी यहाँ पे इजी आए हुए हैं। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल आपको बनाना था। फिर यहाँ पे संचार में आने वाली बाधाओं को बताएं। अगर मेरा प्रीवियस जो मैंने मॉडल पेपर डाला था उसमें भी मैंने कम्युनिटी से और एजुकेशन से सारे एजुकेशन से क्वेश्चन उठाए थे। यहाँ पे भी देखिए कि बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन से क्वेश्चन पूछ लिया गया था और मैंने मनोविज्ञान के भी क्वेश्चन या कहूँ कि साइकेट्रिक के भी क्वेश्चन अपने मॉडल पेपर में डाला था। तो यहाँ पे भी देखिए एक साइकेट्रिक से क्वेश्चन आया हुआ था। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर प्रैक्टिस मैंने आप लोगों की आई थिंक मेरे चैनल से जो मैंने मॉडल पेपर डाला था आपने किया होगा प्रैक्टिस। लिखने की प्रैक्टिस जिन लोगों ने अच्छे से लिखा होगा सिलेक्शन श्योर है उनका। और नर्सिंग के क्वेश्चन भी आ गए थे। कंप्यूटर का भी एक क्वेश्चन आ गया था कि कंप्यूटर का क्या यूज़ है नर्सिंग में। तो नर्सिंग में तो कंप्यूटर का बहुत ही यूज़ है। आप लोगों ने आई होप कि अच्छे से लिखा होगा। जो लंबे क्वेश्चन थे उसमें भी स्वास्थ्य मूल्यांकन हेल्थ असेसमेंट के बारे में आपको यहाँ पे डिस्कस करना था। और एनाटॉमी से क्वेश्चन मैंने कहा था कि एक डायग्राम वाला भी क्वेश्चन आएगा और पैथोफिजियोलॉजी से भी क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे देखो फेफड़े के लोब का कुल या आंशिक पतन, एटेलेक्टेसिस के रोग कार्य की मतलब पैथोफिजियोलॉजी यहाँ पे पूछ रहा है। एटेलेक्टेसिस जो लंग्स में होता है उसके लिए यहाँ पे पूरी पैथोफिजियोलॉजी बनानी थी। आई होप कि आपने 15 नंबर के क्वेश्चन में अच्छा खासा लिखा होगा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से भी आपको यहाँ पे टॉडलर का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पूछा है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही बेसिक थे। आई थिंक कोई नई चीज़ नहीं है, एकदम बेसिक क्वेश्चन उठाए गए थे। अब मैं बात कर लूँ कि इसका रिज़ल्ट कब आएगा। तो यूपीपीएससी का जो रिज़ल्ट है, जैसा कि आपको पता है कि यूपीपीएससी से ही मैंने भी सिलेक्शन लिया हुआ है। तो एक चीज़ मैं बता दूं कि यूपीपीएससी का सिलेक्शन मात्र आपके लिए प्राउड की बात होगी, क्योंकि यूपीपीएससी पास करना बहुत ही ज़्यादा टफ प्रोसेस है। क्योंकि जितनी सीटें रहती है यूपीपीएससी का एक टारगेट है कि आधे कैंडिडेट को मान के चलो कि डॉक्यूमेंट्स में छाट देते हैं। जैसे कि अभी आपने एक ऐसी लिस्ट देखी होगी जिसमें डॉक्यूमेंट्स की वजह से उनको मेन एग्ज़ाम लिखने से अलग कर दिया, नहीं वो कैंडिडेट दे पाए एग्ज़ाम। और उसके बाद भी यूपीपीएससी का एक नियम है, नियम क्या ऐसा ही चलते आए कि जितनी सीटें रहती हैं, चाहे वो अगर 500 सीटें भी क्यों ना हो, फिर भी उसमें से आधी सीटें खाली रह जाती है। तो इस बार भी जैसा कि आपको पता है कि यूपीपीएससी की इतनी सीटें हैं और श्योर है कि इतनी में से आधी सीटें तो खाली रहनी ही रहनी है। तो रिज़ल्ट की मैं बात करूँ तो 1 महीने के बाद से आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। यूपीपीएससी का ही नहीं, आगे जो भी एग्ज़ाम होते हैं तो लगभग आपको 1 महीने लगते हैं कॉपी का इवैल्यूएशन करने में, और यूपीपीएससी का रिज़ल्ट आने में थोड़ा और भी टाइम लग सकता है। अगर डिले होता है तब भी बहुत टाइम लगता है। पिछली बार भी रिज़ल्ट आने में, मेन एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने में टाइम लगा था। तो 1 महीने के बाद ही चांसेस है कि यूपीपीएससी मेन एग्ज़ाम का रिज़ल्ट है। उससे ज़्यादा टाइम लगेगा, उससे कम टाइम नहीं लगेगा। यूपीपीएससी एग्ज़ाम देने के बाद आपको बहुत ही ज़्यादा सब्र की ज़रूरत पड़ती है। तो रिज़ल्ट इतनी जल्दी नहीं आएगा। लेकिन मैं कट ऑफ की बात करूँ तो यहाँ पे आधी सीटें खाली रहने वाली है। अगर आधी नहीं तो आधी से थोड़ी कम तो सीटें खाली रहेंगी। हर बार का आंकड़ा है कि यूपीपीएससी सिलेक्शन ही इस क्राइटेरिया पे लेता है, सीटें आधी खाली रह जाएंगी। जैसे कि अभी मेल वाला जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें लगभग 250 के आसपास में सीटें थी, उसमें भी आधी सीटें खाली रह गई थी।
तो यहाँ पे भी मेन एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें लगभग 558 वैकेंसी थी और उसमें भी लगभग आधी सीटें खाली रह गई थी। 250 के आसपास कैंडिडेट क्वालिफाई कर पाए थे मेन एग्ज़ाम को भी, इसमें भी आधी सीटें खाली रहेंगी। रिज़ल्ट मैंने बताया कि टाइम ज़्यादा लगेगा रिज़ल्ट में, 1-2 महीने में आएगा। 1-2 महीने के बाद ही चांसेस है कि यूपीपीएससी अपना रिज़ल्ट डिक्लेयर करे। और दूसरी बात यह है कि इसका कट ऑफ क्या जाएगा, तो जैसा कि आपको पता है कि मिनिमम जो यूपीपीएससी का कट ऑफ है वो है 40% मार्क्स ओबीसी और जनरल के लिए, और जो एससी एसटी के लिए कट ऑफ है वो 35% है। यानी कि अगर 85 का 40% मार्क्स पाते हो तो आप इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो मेन एग्ज़ाम में। और अगर आप एससी कैंडिडेट हो तो आप 35%, 85 का ये पेपर था, 35% नंबर लेके आते हो तो आप इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो। और मेन एग्ज़ाम में मैं बता दूं कि जो भी आपके एक्सपीरियंस के नंबर हैं, 3 नंबर जो मिलने हैं पर ईयर, वो एक्सपीरियंस के नंबर आपके मेन एग्ज़ाम में काउंट होंगे। तो अगर आप मिनिमम क्राइटेरिया पास कर लेते हो, मिनिमम एग्ज़ाम का जो क्राइटेरिया वो पास कर लेते हो, तो इसमें आपके एक्सपीरियंस के नंबर ऐड होंगे। एक्सपीरियंस के नंबर जब ऐड होंगे तो आपका फाइनल रिज़ल्ट आएगा। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। इसके अलावा भी अगर आपको डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और एक चीज़ मैं बता दूं, अगर आप यूपीपीएससी में सेलेक्ट होते हो तो आपके लिए सच में प्राउड की बात होगी, क्योंकि यूपीपीएससी में इतनी ज़्यादा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में और मतलब और भी चीज़ों में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स को बाहर कर दिया जाता है। यूपीपीएससी एग्ज़ाम जो पहले बार हुआ था 2021 में, लगभग उसमें 1.5 लाख के आसपास में कैंडिडेट ने फॉर्म भरा था, एग्ज़ाम दिया था। उसमें 20,000 कैंडिडेट फर्स्ट लिस्ट में सेलेक्ट हुए और सेकंड वाली लिस्ट में मतलब जो सीट थी उससे आधी सीट खाली रह गई और आधी सीटों पे ही सिलेक्शन हो पाए। तो कहीं ना कहीं अदर एग्ज़ाम से यूपीपीएससी का हर बार ही सीट खाली रह जाता है और उस पर कोई भी वेटिंग नहीं आती है। वो जो सीट है मतलब एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिलते हैं, इस वजह से वेटिंग लिस्ट तो आने की बात ही नहीं है। एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिलते। अगर आपका सिलेक्शन होता है यूपीपीएससी में तो बहुत बड़ी बात होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय।